हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनरिच माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा जैन और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है क्लास 6 हिस्ट्री का, उसे हम लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, इन द अर्लीस्ट सिटीज। ये जो चैप्टर है एक स्टोरी है हड़प्पास की, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। स्टार्ट होती है किससे? हड़प्पा से स्टार्ट होगी। फिर उसमें डिस्क्राइब क्या आएगा कि हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स जो हड़प्पा में थे। फिर उसके बाद हड़प्पा से हड़प्पन सिटी का फॉर्मेशन हुआ, वहां पर कुछ न्यू क्राफ्ट्स थे, रॉ मटेरियल्स, एंड उस एरिया में, उस सिटी में जो भी लोग रहते थे उनके बारे में है। एंड चैप्टर के एंड में हड़प्पन जो टाउन है गुजरात में और कैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ साथ हम एक एक लाइन को कवर करते हुए चलने वाले हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्यूरियस स्टूडेंट पूछता है, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम्स व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house। यहाँ पर क्या था कि जसपाल एंड हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते टाइम उन्होंने ये देखा कि काफी सारे लोग एक बिल्डिंग को एडमायर कर रहे हैं। बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग थी वो, एंड पुरानी के साथ साथ ना टूटी हुई थी, क्योंकि बहुत पुरानी होने की वजह से उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा बेकार हो रही थी। वो उस बिल्डिंग को देख के लोग क्या कर रहे थे? एडमायर कर रहे थे। एंड स्टूडेंट्स या फिर जो चिल्ड्रन थे ना, उस बिल्डिंग को क्या बोलते थे? हॉन्टेड हाउस बोलते थे, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मेन। एक पर्सन बोलता है देख के कि इस आर्किटेक्चर को देखो। Have you seen the fine wood carvings? asked one of the women. And फिर वहां से एक women पूछती है, क्या बहुत फाइन वुड की क्रेविंग्स देखी है? दैट मीन्स कि वुड से अगर कोई स्कल्पचर बनाया हुआ हो, कोई आर्टिकल बनाया हुआ हो, तो क्या करते हैं? वुड की क्रेविंग करना पड़ती है। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house। वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए जिससे कि वो इस ब्यूटीफुल हाउस और बिल्डिंग को प्रिजर्व करें एंड रिपेयर करें। Why they wondered would anybody be interested in the old rundown houses। उनको ये क्वेश्चन आया कि कोई भी क्यों इतना इंटरेस्टेड होगा कि अपना मनी इन्वेस्ट करे, या फिर जो गवर्नमेंट है वो क्यों इसमें मनी इन्वेस्ट करेगी जो इतना ओल्ड एंड रन डाउन हाउस है उसको रिपेयर करने के लिए। क्यों करेंगे? क्योंकि हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है। हिस्ट्री अगर प्रिजर्व रहेगी कमिंग जनरेशंस को भी हिस्ट्री के बारे में पता चल सकेगा, एंड जो इंडिया का और वर्ल्ड का पास्ट है वो सभी को पता चलेगा। दैट इज वाई प्रिजर्व रखना भी जरूरी है हिस्ट्री को, एंड इसीलिए बिल्डिंग को प्रिजर्व रखना है। अब हम आते हैं किस चीज पर? द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। हर एक ओल्ड बिल्डिंग की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। किसी किंग का पैलेस होता है, कोई हॉरर स्टोरी रिलेटेड होती है उससे, कुछ विक्ट्री स्टोरी रिलेटेड होती है। तो हर एक ओल्ड बिल्डिंग से कोई ना कोई स्टोरी तो होगी ही। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of the Harappa in present day Pakistan। 150 ईयर्स पहले की बात है, जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थी फर्स्ट टाइम पंजाब में, तो वहां के इंजीनियर्स को क्या दिखा? हड़प्पा की, जो कि प्रेजेंट डे में कहां पर है? पाकिस्तान में है, उसके कुछ एविडेंसेस मिले। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनको तो क्या देखने में लगा कि ये एक ऐसा सोर्स है, रेडीमेड ब्रिक का माउंड है जहां पर ब्रिक्स बनती हैं। तो उसका क्या है? एक ये माउंट है, फर्नेस है। दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। क्या किया उन्होंने? उस ओल्ड आर्किटेक्चर से, जिसका समझ ही नहीं आया कि ओल्ड आर्किटेक्चर है, उसे जो ब्रिक्स थी वो निकाल ली एंड रेलवे लाइंस बिल्ड करने के लिए ले गए। मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड काफी सारी बिल्डिंग सिर्फ ऐसे ही डिस्ट्रॉयड हो गई क्योंकि क्या लगा? ये ब्रिक्स का माउंट है एंड यहाँ से ब्रिक्स कलेक्ट करते जाए। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। फिर 80 years पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ये ब्रिक्स का कोई माउंट नहीं है, ये एक ओल्डेस्ट सिटी है जो कि सब कॉन्टिनेंट में है। As this was the first city to be discovered, all other cities from where similar buildings and other things were found were described as Harappan।
तो ये फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड हुई थी, तो उसकी जितनी भी साइट्स थी ना सिमिलर बिल्डिंग्स, हड़प्पा के सराउंडिंग में जो भी साइट्स थी या फिर उस बिल्डिंग से सिमिलर जो भी बिल्डिंग्स थे एंड अदर आर्टिकल्स थे, उन सबको क्या डिस्क्राइब कर दिया था? हड़प्पन डिस्क्राइब कर दिया था। दी सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। सो ये जो सिटी थी ये कब डेवलप हुई है? 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई है, बट 80 ईयर्स अगो इसको फाइंड आउट किया है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? So काफी सारी जो old buildings होती हैं उनको बेकार हो जाती है तो उसकी प्लेस पे क्या कर दिया जाता है? न्यू कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। सो ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना नेसेसरी है या फिर वहां पर न्यू कंस्ट्रक्शन करना? सो ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि उसी की वजह से हिस्ट्री को प्रिजर्व रखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। सो ये जो सिटीज डिस्कवर्ड हुई इनके बारे में क्या स्पेशल था? Many of these cities were divided into 2 or more parts. तो कुछ ऐसे सिटीज थी जिनको 2 और more parts में डिवाइड किया हुआ था। Usually the part to the west was smaller but higher. So जो वेस्ट साइड पे पार्ट था ना वो स्मॉलर था बट थोड़ा सा हाइट पे था। Archaeologists describe this as the citadel. एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो वेस्ट एंड स्मॉलर पार्ट था उसको क्या टर्म दिया? सिटिडल। Generally, the part to the west was larger but lower, and east side पे जो part था generally the part to the east was larger and lower. So east side का part क्या था? एरिया में तो बड़ा था पर थोड़ा सा हाइट में लोअर था। This is called the lower town, and इसीलिए उसको क्या टर्म दे दिया? लोअर टाउन। Very often walls of baked brick were built around each part, and जो बेक्ड ब्रिक थी ना उसकी वॉल्स जो थी वो चारों साइड बना दी गई। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। सो वो ब्रिक्स इतने अच्छे क्वालिटी के थे कि 1000 ऑफ ईयर्स के बाद भी वो इंटैक्ट थे। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और ब्रिक्स कैसे रखे हुए थे? इंटरलॉकिंग पैटर्न में थे, अल्टरनेट पैटर्न में थे, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, एंड कुछ सिटीज में जो स्पेशल बिल्डिंग्स थी वो भी कंस्ट्रक्ट हुई। कहाँ पर? वेस्ट एंड स्मॉलर और हायर पार्ट पे, जिसका नेम दिया था क्या? सिटाडेल। For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. And इसका एग्जाम्पल क्या है? मोहनजोदारो में क्या बिल्ड किया गया था? एक स्पेशल टैंक जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जब अगेन डिस्कवर किया तो उसका क्या नेम दिया? द ग्रेट बाथ। दिस वॉज लाइन्ड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। सो ये कैसे बनाया हुआ था? कहाँ पर बनाया था? सबसे मेन तो वेस्ट साइड में बनाया था, स्मॉलर हायर लैंड पे, एंड उसका नेम क्या था? सिटाडेल। उस एरिया का नेम क्या था? मोहनजोदारो। एंड वहां पर क्या किया था? ये स्पेशल टैंक बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज किया था। फिर उसके बाद ब्रिक्स से कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग थी, एंड देन उसको वाटर टाइट बनाने के लिए नेचुरल टार की लेयरिंग की हुई थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स व्हाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स। तो क्या था? ये जो वाटर टैंक बनाया हुआ था इसमें 2 साइड से स्टेप्स थे जो कि बॉटम तक जा रहे थे, एंड उसके अलावा पूरे में रूम्स बनाए हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। सो वाटर कहाँ से आता था? वेल जो कुआं होता है वहां से वाटर आता था, और जब यूज हो जाता था वाटर का वहां पर तो उसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो वो सभी के लिए ओपन नहीं होता था। ये जो टैंक स्पेशल टैंक बना हुआ था ये कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स के लिए ही ओपन होता था। सो वो कुछ स्पेशल ओकेजन पे जाके उसमें क्या करते थे? डिप करते थे। अदर सिटीज सच एज कलीबगान एंड लोथल हैड fire altars where sacrifices may have been performed. कुछ और भी सिटीज थी जैसे कि कालीबागान एंड लोथल जहां पर फायर अल्टर्स होते थे, एंड फायर अल्टर्स का मतलब फायर होती थी वहां पर सिंपली, एंड वहां पर सेक्रीफाइस किया जाता था। तो अर्लियर टाइम पे हिस्ट्री से ही चला आ रहा है कि कई ओकेजन्स होते हैं जहां पर सेक्रीफाइस किया जाता है।
या फिर कोई पनिशमेंट के फॉर्म में सेक्रीफाइस किया जाता था, तो ये कहाँ करते थे, कालीबंगान एंड लोथल में। मोहनजोदारो में स्पेशल टैंक था, कालीबंगान एंड लोथल में सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते थे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेट स्टोर हाउसेज। इसके अलावा ये 3 सिटीज जो यहाँ पर मेंशन है, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पर क्या थे, स्टोर हाउसेज भी थे जहां पर सब्सटेंसेस, ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे। अब हम ये मैप देखें, द अर्लीस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट सिटीज कौन कौन से हैं, तो अभी हमने नेम यहाँ पर देख लिया मोहनजोदारो का, उसके बाद ये है हड़प्पा, देन हियर इट इज कालीबंगान एंड हियर इज लोथल। सो अभी ये 4 नेम्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो और नेम मेंशंस हैं वो स्टोरी में आते हैं या नहीं आते हैं। और ये जो हमने अभी ग्रेट बाथ देखा ना, तो ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर दोनों साइड से ये स्टेयर्स हैं, बाकी के रिमेनिंग एरिया में रूम्स का कंस्ट्रक्शन है। एंड ये दिया हुआ है हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज में ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है या फिर अल्टरनेट पैटर्न में कैसे वॉल्स बनाई गई वो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो ये जो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स थे, कैसे फॉर्मेशन हुआ या क्या सिग्निफिकेंस था वो हम देखते हैं। जनरली हाउसेस वर ईदर ऑन or 2 stories, either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. So generally जो houses थे वो 1 story थे या फिर 2 story बने हुए थे, एंड रूम्स जो थे ना वो एक कोर्टयार्ड के सराउंडिंग में बने होते थे। कई बार हर एक हाउस में सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, नहीं तो वेल्स के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता था। मेनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, नोटिस हाउ केयरफुल दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। तो अर्लियर टाइम्स में भी जो सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे ड्रेन होते थे या फिर जो हाउसेस के सराउंडिंग में ड्रेन्स थे वो मोस्टली कवर्ड होते थे एंड बहुत ही केयरफुली वो स्ट्रेट लाइन में ही बनाए जाते थे। एंड फिगर इज हियर, although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। और ड्रेन्स में क्या था, एक काइंड ऑफ स्लोप बना देते थे जिससे वाटर स्टैग्नेंट ना हो एंड फ्लो रहे कंटिन्यू। Very often drains in the houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones। तो जो houses में smaller drains होती थी वो connect हो जाती थी किसी bigger drain में and ये कनेक्ट होके कहा जाते थे किसी रिवर और सी लिंक में। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। All 3 houses, drains and street were probably planned and built at the same time। So क्या था, जैसे ड्रेन्स कवर्ड थे, इंस्पेक्शन होल्स जो थे ना वो भी टाइम टू टाइम ओपन होते थे सिर्फ क्लीन करने के लिए, अदर टाइम वो भी क्लोज रहते थे, अननेसेसरीली ओपन नहीं होते थे। तो आपने ये अभी देखते भी होंगे कि अगर ये पिट होल्स या फिर जो ड्रेन्स ओपन रहते हैं तो इसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस होते हैं। क्लियर, लिस्ट एट लीस्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, list at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2। So chapter 2 में जो houses देखे हमने and यहाँ पर जो houses given है उनमें क्या difference है। तो चैप्टर 2 में जो हाउसेस थे वो क्या थे, डिफरेंट टाइप्स के थे। हर्डर्स एंड हंटर्स और फार्मर्स के जो हाउसेस थे उनका वैरायटी डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट थे, बिकॉज वो अपने नीड के अकॉर्डिंग वो मूव जो कर रहा था कंटिन्यूसली, वो केव्स में शेल्टर फाइंड आउट कर रहे थे। एंड यहाँ पर जो हाउसेस एंड ड्रेन्स बनाए गए थे वो क्या था, प्रॉपर ब्रिक्स की हेल्प से बनाए गए थे। तो हड़प्पा में कैसे हाउसेस थे, 1 स्टोरी और 2 स्टोरी थे जिसमें कि बिल्ड कोर्टयार्ड के सराउंडिंग में बिल्ड थे एंड जो मोस्ट हाउसेस थे उनमें सेपरेट बाथिंग एरिया था। बट जो चैप्टर 2 में हमने हाउसेस देखे थे मेहरगढ़ नियर बोलन पास, वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस थे एंड इतना ज्यादा कंपार्टमेंट एंड ये ब्रिक्स का यूज उस टाइम पे नहीं हुआ था। कुछ हाउसेस जो थे वो स्टोरेज के लिए यूज तभी हो रहे थे जो हमने चैप्टर 2 में मेहरगढ़ में देखे। And here also in the Harappa houses were used for storage। So दोनों में डिफरेंस मेजर क्या है कि हड़प्पा में जो हाउसेज हैं वो 1 और 2 स्टोरी हैं, बट मेहरगढ़ में 1 और 2 रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप काइंड ऑफ हाउसेज थे। अब हाउसेज तो हैं, ड्रेन सेट, स्ट्रीट, सारी चीजें हो गई, बट यहाँ पर लाइफ भी तो होगी। मतलब अगर हाउसेज हैं तो वहां पर कुछ लोग रहते होंगे। अब वो लोगों की लाइफ कैसी थी वो यहाँ पर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सो ये पैराग्राफ है लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। तो हड़प्पन सिटी कैसी थी, बहुत बिजी प्लेस थी, पॉपुलेशन वहां
पर थी। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, प्लानिंग करके स्पेशल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, तो जिन्होंने ये प्लानिंग की एंड स्पेशल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग की वो कौन से थे, रूलर्स की कैटेगरी में आते थे। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। सो जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, बाकी उनके अंडर जो भी लोग होते थे उनको डिफरेंट एरियाज में, जो डिफरेंट लैंड्स में भेजते थे, वहां से मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड जो भी नीडेड थिंग्स होती थी वो कलेक्ट करवाते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, और जो भी सामान वो मंगवाते थे ना कलेक्ट करवा के, उसमें से जो भी वैल्यूएबल होता था जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स या फिर जो बीड्स होते थे, स्टोन्स होते थे, ब्यूटीफुल स्टोन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, वो अपने आप रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। and फिर कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो स्क्राइब्स जिन्हें बोलते हैं, एंड जिनको पता था कि कैसे लिखते हैं, एंड वो क्या करते थे, सील्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। एंड परहैप्स वो क्या कर देते थे, मटेरियल्स पे लिख देते थे दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, बट वो क्या हुआ, फिर सर्वाइव नहीं हुए। बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। सो इसके अलावा क्या थे, कुछ मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन थे जो कि पूरे टाइम कोई ना कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे एंड स्पेशल वर्कशॉप लेते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories। So काफी सारे लोग क्या कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे सिर्फ डिस्टेंट प्लेसेस पर, या फिर वापस आ रहे थे और उनके साथ क्या था, रॉ मटेरियल्स थे। एंड उसके अलावा आप कहीं भी जाते हो जैसे, तो आपके साथ रिटर्न आते टाइम आप शॉपिंग करते हो, वो तो होता है, साथ साथ स्टोरीज होती है। तो सेम अर्लियर टाइम में था कि जो भी लोग ट्रैवल करके आ रहे थे उनके साथ कुछ रॉ मटेरियल्स थे, साथ साथ स्टोरीज भी थी। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन must have played with these। so उसके क्या क्या होता था, जो स्क्राइब्स है ना उनके पास टेराकोटा के टॉयज भी होते थे। तो टेराकोटा क्या होता है कि ये एक अर्थनवेयर का टाइप है, क्ले बेस्ड, अनग्लेज्ड या फिर सिरेमिक होता है जिसके टॉयज बनते हैं। सो चिल्ड्रन उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे। सिंपली लाइफ कैसी थी, बहुत बिजी होने की प्लेस होने की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एंड रूलर्स थे, स्क्राइब्स थे। रूलर्स क्या करते थे, जो कि कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग का करवाने के लिए प्लानिंग करते थे, और फिर कुछ और लोगों को डिस्टेंट लैंड सेंड करते थे जिससे मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड दूसरी जो भी नीडेड चीज़ें थी वो मंगवा सके। स्क्राइब्स जो पीपल थे उनको पता था कि कैसे लिखना है, एंड सील्स और प्रिपेयर करने के लिए जो भी आइडियाज थे वो स्क्राइब्स के पास थे। परहैप्स वो क्या करते थे कि मटेरियल्स पे लिखते थे, बट वो मटेरियल्स अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए हैं क्योंकि कई सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड कुछ ऐसे मैन एंड वुमेन और क्राफ्ट पर्सन थे जो कि सारी चीज़ें बनाने में स्किल थे। मतलब क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, क्राफ्ट्स बना रहे होते हैं। तो वो ऑल द टाइम उनका एक ही काम था, क्राफ्ट बनाना था या फिर वर्कशॉप लेते थे। एंड कुछ लोग क्या थे, जो ट्रैवलिंग करके आए वो उनके साथ स्टोरीज लेकर आए एंड कुछ रॉ मटेरियल्स लेकर आए। इसके अलावा टेराकोटा टॉयज जो थे वो भी देखने को मिले अर्लियर टाइम्स में। अभी आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन। So ये क्वेश्चन क्या है, a list of the people who lived in the city, were any of these people listed as living in villages such as मेहरगढ़। So यहाँ पर हमें बताना है कि सिटीज में कौन लोग रहते थे। तो सिटी में कौन था, रूलर्स थे, फिर उसके बाद स्क्राइब्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स, एंड एक और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जो ट्रैवल कर रहे थे, सो ट्रैवलर्स थे। तो रूलर्स, स्क्राइब्स पर्सन, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रैवलर्स थे। बट मेहरगढ़ जो अर्लीस्ट विलेज था, वहां पर क्या थे, जो भी लोग थे वो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, वो व्हीट एंड बार्ली ग्रो कर रहे थे या फिर गोट एंड शीप की रेयरिंग कर रहे थे। सो सिटी एंड विलेजेस जो फाइंड आउट हुई, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल थे। ह्यूमन बींग्स वर सेम, बट उनका जो प्रोफेशन था वो थोड़ा बहुत डिफरेंट था। यहाँ पर फिगर्स में हम देखते क्या है, इट इज अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन। सो ये ड्रेन्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है कि कैसे ये स्ट्रेट फॉर्म में ही थे। एंड सेकेंड जो है वो क्या है, अ वेल। देन यहाँ पर लेफ्ट में है अ हरप्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये राइटिंग का ओल्डेस्ट फॉर्म था, अर्लीस्ट फॉर्म था जो कि सब कॉन्टिनेंट में नोन था। एंड सेकेंड, स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस बट we
स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली दैट दे मीन। सो ये जो साइंस है इसको पढ़ने के लिए स्कॉलर्स ने खूब ट्राई किया कि क्या है ये साइंस, बट इवन अभी भी बहुत सारे साइंस को डिकोड नहीं कर पाए हैं। एंड ये लेफ्ट जो है वो टेराकोटा टॉयज है जो कि स्पेशल काइंड ऑफ क्ले और सिरेमिक होती है। नेक्स्ट आते हैं हम न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। सो सिटीज में लाइफ चेंज हो रही थी तो उसके साथ क्या हुआ, क्राफ्ट्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ। एंड ये न्यू क्राफ्ट क्या आई, Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities। तो अब हरप्पन सिटीज में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थी उनके बारे में हम देखते हैं। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metals, including copper, bronze, gold and silver। So बहुत सारी जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की थी वो किससे बनी थी, स्टोन से, शेल जो होते थे मेटल से। मेटल में क्या क्या इंक्लूडेड था, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे मेटल्स इंक्लूडेड थे। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो कॉपर एंड ब्रोंज का यूज क्यों हो रहा था, क्योंकि मेटल्स डिफरेंट टाइप के हैं तो उसमें भी कैटेगरी डिवाइड थी। कॉपर एंड ब्रोंज का यूज हो रहा था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल बनाने के लिए। एंड जो गोल्ड एंड सिल्वर और मेटल से उसका यूज क्या हो रहा था, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए। सो यहाँ पर दिए भी हुए हैं कि ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, ऑर्नामेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हम फिगर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये टॉप इज स्टोन वेट्स। तो ये अर्लियर टाइम पे जो स्टोन वेट्स, अभी क्या होते हैं ना मेटल के, आयरन के वेट यूज किए जाते हैं, पर पहले के टाइम पे स्टोन वेट्स यूज किए जाते थे। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। These were made of church, a kind of stone। तो ये क्या एक टाइप ऑफ स्टोन होती थी, चर्च उससे बने हुए हैं और बहुत प्रिसाइजली शेप किया था जिससे कि वेट कभी भी ज्यादा कम ना हो, प्रिसाइज शेप आए। These were probably used to weigh precious stones और metals। एंड ये स्टोन क्यों यूज करते थे, जो भी प्रीशियस स्टोन या मेटल्स से ना उसको वे करने के लिए, क्योंकि प्रीशियस होने की वजह से बहुत केयरफुली वे करना जरूरी था। एंड देन यहाँ पर जो है राइट साइड पे दिया हुआ है बीड्स। मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्निलिन, a beautiful red stone। तो यहाँ पर ये जो बीड्स हैं वो किससे बने हैं, एक कार्निलिन होता है, रेड स्टोन। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। तो इसमें क्या कर देते हैं, होल बनाते हैं एंड उसके बाद होल इतना फाइन होना चाहिए कि जिससे थ्रेड बस पास हो जाए बट वो स्टोन ब्रेक ना हो। देन फार राइट पे यहाँ दिया हुआ है स्टोन की जो ब्लेड्स होती हैं वो बनी हुई हैं। एंड बॉटम राइट पे है एम्ब्रॉयड्रेड क्लोथ। तो ये जो एम्ब्रॉयड्रेड क्लोथ है वो दिख रहा है, stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टोन जो है इस पे एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट देखा जा सकता है जो कि किस टाइम का है, मोहनजोदारो का है। The Harappans also made seals out of stone। तो हरप्पन्स जो थे ना उनने कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, टूल्स तो बनाए ही बनाए, इसके अलावा उन्होंने स्टोन की सील्स भी बनाए थे। These are generally rectangular seals stationed on page number 27। So ये generally कैसे होते थे, सील rectangular shape के होते थे and usually have an animal carved on them। और उस पे कोई ना कोई एनिमल की क्रेविंग होती थी जो कि एक पर्टिकुलर टाइप शो करते थे। जैसे यहाँ पर ये एक सील है तो एक पर्टिकुलर एनिमल शो है और फिर कुछ यहाँ पर रिटर्न भी है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाता था कि किस किंग या किस रूलर या किस एरिया की ये सील है। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन ऑन द पेज नंबर 6। तो हरप्पन्स ने क्या किया है, इसके अलावा कुछ पॉट्स भी बनाए हैं जिनके ऊपर ब्लैक डिजाइन्स होती थी और वो पेज नंबर 6 पे गिवन है। तो हम पेज नंबर 6 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 6 पे कौन से पॉट्स गिवन है, तो ये जो पॉट्स गिवन है तो ये किसने बनाए थे, हरप्पन्स ने बनाए थे जो कि इतने अर्ली टाइम में मिले हैं। देन अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं ना तो काफी सारे तो बुक के जो क्वेश्चन है उनसे ही क्लियर हो जाते होंगे। एंड इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यूरियस माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही रहेगा तो हम स्टोरीज ऐसे के फॉर्म में अगर सुनते जाएंगे बस तो पता नहीं चलेगा ना पूरी हिस्ट्री। तो क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। जो नए नए अगर आपके माइंड में और क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखें। Was metal used in the villages you learnt about in chapter 2? Was stone used to make weights? तो जो मेटल विलेजेस में यूज होते थे, विलेजेस में भी क्या मेटल्स का यूज होता था जो हमने चैप्टर 2 में देखे। एंड विलेजेस में वेट जो स्टोन है उसका यूज होता था वेट करने के लिए। क्या, तो
विलेजेस में मेटल का यूज तो नहीं होता था। हमने जो मेहरगढ़ विलेज देखी वहां पर मेटल्स का यूज नहीं हुआ, वहां पर सिर्फ टूल्स जो थे वो स्टोन से बन रहे थे। एंड जो स्टोन से, अगर स्टोन का यूज हो रहा था तो स्टोन के क्या वेट्स भी बन रहे थे? नो, स्टोन्स का क्या था, सिर्फ टूल्स बन रहे थे, क्योंकि वेट की कोई उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। एज सच वेट्स की रिक्वायरमेंट कब आई? जब प्रीशियस मेटल को वे करने की जरूरत पड़ी, तब ये वेट्स की रिक्वायरमेंट आई। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन कब ग्रो करना स्टार्ट किया गया था? 7000 ईयर्स पहले कॉटन ग्रो करना स्टार्ट किया था। कहां से? मेहरगढ़ से। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। और जो क्लॉथ के पीसेस हैं वो कहाँ पर मिले हैं? सिल्वर वेस की लिड्स पे, सिल्वर वाज जो होते हैं, फ्लावर पॉट जो होते हैं उन पे, या फिर कॉपर के ऑब्जेक्ट पे। कहाँ पर थे ये? मोहनजोदाड़ो में थे। सो कॉटन कहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट की गई थी? मेहरगढ़ में। बट एविडेंसेस कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में। कि कॉटन ग्रो तो हो गई मेहरगढ़ में, बट कॉटन के क्लॉथ्स जो है वो मोहनजोदाड़ो तक भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने टेराकोटा के टॉयज तो मिले ही, स्पिंडल रोल्स मिले, एंड इसके अलावा और क्या मिला? फेन्स भी मिले। These were used to spin thread। तो ये सब क्या चीजें हैं? ये थ्रेड को स्पिन करने के लिए, क्योंकि जो कॉटन है ना, तो कॉटन प्लांट फाइबर है, फिर कॉटन से थ्रेड बनेगा, फिर उस थ्रेड से फाइबर बनता है। तो ये जो फेन्स होता था ना, एक ग्लेज सिरेमिक वेयर होता है, पर्टिकुलरली जो डेकोरेट कर दिया जाता है। ग्लेज मतलब कि शाइनिंग होती है, काइंड ऑफ शाइनिंग जो है। तो ये टेराकोटा एंड फेन से बने हुए स्पिंडल रोल्स होते थे। किस यूज में आते थे? थ्रेड स्पिन करने के यूज में आते थे। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। एंड काफी सारी जो चीजें प्रोड्यूस हुई ना, वो किसका वर्क था? स्पेशलिस्ट के वर्क थे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ द वर्क। अब स्पेशलिस्ट क्या है? जो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर वर्क में स्किल्ड होता था। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और क्रेविंग सील्स। तो या तो वो स्टोन कट कर रहा है, पॉलिश कर रहा है बीड्स को, या फिर सील्स को क्रेव कर रहा है। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज क्रेव्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज ग्रोन। सो जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है, इतने ईयर्स पहले की ये स्टैचू अगर मिली है तो उसमें भी कितना प्रॉपरली फेस की क्रेविंग है, आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, एंड उसके बाद जो बियर्ड्स है उनकी क्रेविंग भी बहुत ही क्लीन एंड प्रॉपरली की गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो ये जो वर्क है ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ही होगा, क्योंकि जो नॉर्मली वर्क करते हैं वो इतना क्लीन एंड इतना प्रॉपर नहीं कर सकते। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। तो हर कोई पर्सन जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं होगा। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। सो ये भी हम नहीं बोल सकते कि जो मेन थे सिर्फ वही स्पेशलिस्ट थे, या फिर जो वुमेन थी सिर्फ वही स्पेशलिस्ट थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। सो कुछ वुमेन्स एंड कुछ मेन्स दोनों ही स्पेशलिस्ट जरूर रहे होंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? रॉ मटेरियल की सर्च में। अभी हमने देखा कि सिटी में फॉर्मेशन हुआ, सिटीज में हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स बने, फिर वहां पर लाइफ डिसाइड हुई कि कौन कौन से लोग रहते थे। अब वहां पर अगर कोई रह रहे पर्सन तो वो कुछ क्राफ्ट भी करते होंगे। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो वो स्किल्ड थे, कुछ स्पेशलिस्ट थे, या फिर कुछ रूलर थे, स्क्राइब्स थे, मेटल्स के ऑर्नामेंट्स बना रहे थे, देन टूल्स, वेपन्स, ये सब बनाया। और इसके अलावा कॉटन जो ग्रो हो रही थी मेहरगढ़ में, उसे स्पिन करके थ्रेड भी बनाया, एंड फिर थ्रेड से फाइबर भी बना और क्लोथ्स बने कॉटन के। एंड इसके बाद कुछ स्कल्पचर्स बनाए क्रेविंग के थ्रू। अब आता है कि रॉ मटेरियल जहां पर भी रिक्वायर्ड हो रहा था, तो उसके लिए रॉ मटेरियल आता कहां से था? Raw materials are substances that are either found naturally such as wood or ores of metal or produced by farmers or herders। तो raw material क्या था? कुछ ऐसे substances थे जो कि या तो naturally मिल जाते थे, जैसे कि वुड है या फिर ओर्स हुए मेटल्स के, या फिर फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। दे आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पर जाता था? फिनिश्ड गुड के बनने के लिए चला जाता था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ। तो क्या हुआ? कॉटन जो फार्मर्स ग्रो करते थे वो कहाँ पर चली जाती थी? कॉटन
क्लॉथ बनाने के लिए जो भी प्लेस होगी, इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री, अर्लियर टाइम पे, एंशियंट टाइम पे है, जिस भी प्लेस पे कॉटन क्लॉथ बनते थे वहां पर आ जाता था कॉटन. While some of the raw material that the Harappans used were available locally, many times such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be bought from distant places. कुछ बार क्या था, रॉ मटेरियल्स जो थे वो हड़प्पा सिटी में ही प्रेजेंट थे, बट काफी बार कुछ मेटल्स या फिर स्टोन्स जो थे, प्रेशियस स्टोन्स, उनको डिस्टेंस प्लेसेस से लेकर आना पड़ता था. द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन द वेस्ट एशिया. सो जो हड़प्पन्स थे उनमें स्टोन कहाँ से मिला, तो कॉपर के लिए वो प्रेजेंट डे राजस्थान से लेकर आए एंड इवन ओमान से भी कॉपर जो है वो लेकर आते थे. ओमान कहाँ पर है, वेस्ट एशिया में. टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. तो अर्लियर टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे टिन जो कि कॉपर के साथ मिक्स करके क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है, इसको प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेकर आया जाता था. बट अभी ये अफगानिस्तान है, पर इसके पहले क्या था, सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था. एंड इसके अलावा ईरान. Gold could have come all the way from the present day Karnataka and precious stones from the present day Gujarat, Iran and Afghanistan. जो प्रेजेंट में जो कर्नाटका है वहां से हड़प्पा के टाइम पे गोल्ड लेकर आते थे एंड प्रेजेंट में जो गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान है वहां पर हड़प्पा के टाइम पर प्रेशियस स्टोन्स लेकर आते थे. सो हर एक चीज की अवेलेबिलिटी कहाँ पर थी ये भी मेंशन्ड है एंड फिर कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा था ये भी चीज दी हुई है. देन नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. तो रॉ मटेरियल्स भी देखिए, पर सबसे इसेंशियल तो क्या हो जाता है, फूड होता है. सो फूड कैसे मिलता था लोगों को वो देखते हैं. वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स. तो काफी सारे लोग क्या थे, सिटीज में जो रह रहे थे एंड कुछ कंट्री साइड पे रहते थे, दैट मीन्स की सिटीज के आउटस्कर्ट पे रहते थे. सभी क्या कर रहे थे, क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे या फिर एनिमल्स की रियरिंग करते थे. These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. तो ये जो farmers और herders थे ना, ये क्रॉप जब ग्रो कर रहे थे तो फिर ये जो फूड ऑब्टेन होता था उस क्रॉप से, तो उसको क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब एंड रूलर्स को सप्लाई कर देते थे. We know from remains of plant that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. So कौन से फूड रिमेन्स, प्लांट रिमेन्स बचते थे हड़प्पन्स जो ग्रो करते थे, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड. तो डिफरेंट ग्रेन्स या फिर ऑयल सीड्स जो थे वो ग्रो किए जाते थे. अ न्यू टूल द प्लग वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स. तो एक टूल होता था प्लग जो यूज किया जाता था एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो इट इज यूज टू टर्न द सॉइल. एंड ये सॉइल टर्न करने से क्या होता था, सीड्स प्लांटेशन में हेल्प मिलती थी, क्योंकि सॉइल देखो बहुत टाइम तक एक ही शेप में रहेगी ना तो उसके क्लम्प्स बन जाएंगे. तो इसीलिए इस प्लग की रिक्वायरमेंट होती है. ये सॉइल को ऊपर नीचे कर देगी, मिक्स हो जाएगी, टर्न कर देती है. अपर साइड की जो सॉइल है वो लोअर साइड चली जाएगी, लोअर साइड की सॉइल जो है वो अपर साइड चली जाएगी एक सर्टेन डेप्थ तक. इससे क्या होगा, सॉइल थोड़ी सी लूज हो जाएगी जिससे कि एयर की स्पेसेस रहेगी उसमें, तो फिर वहां पर सीड प्लांटेशन प्रॉपरली हो सकता है. वाइल रियल प्लग्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड. तो जो रियल प्लग्स थे वो किसके बने हुए थे, वुड के बने थे, इसलिए वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. बट जो टॉय मॉडल्स थे प्लग के वो देखने को मिलते हैं अभी भी अर्लियर टाइम पे जो थे. एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड. तो अब ये जो रीजन था हड़प्पा, तो वहां पर बहुत अच्छे से रेनफॉल नहीं होती थी, दैट इज वाई कुछ ना कुछ और सोच रहा होगा इरिगेशन का. तभी तो जो ग्रोइंग प्लांट्स थे उनको वाटर मिलेगा तभी वो प्रॉपर्ली और ग्रो कर पाएंगे. दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. इसका मतलब क्या था कि वाटर कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा था एंड फिर जब प्लांट्स को नीडेड होता था तो ये वाटर सप्लाई करते थे. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. So Harappans क्या करते थे, हड़प्पा हो गई सिटी एंड वहां पर जो भी लोग रहते थे उनको बोला हड़प्पन. तो हड़प्पन कैटल की रियरिंग करते थे, शीप की, गोट एंड बुफेलो की रियरिंग करते थे. अब इसके अलावा कई बार क्या हुआ ना कि वाटर एंड पास्चर सिर्फ ऐसे एरिया में अवेलेबल था जहां पर सेटलमेंट्स ही लोग
लोग रहते थे। जो ड्राई समर मंथ होते थे उस टाइम पे वाटर नहीं बचता था, तो उस कंडीशन में क्या करते थे, ये एनिमल के हर्ड्स को लेकर, जो हर्डर्स होते थे ना, वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, किसकी सर्च में, ग्रास एंड वाटर के सर्च में, क्योंकि एनिमल्स को भी अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। They also collected fruits like bird, caught fish and hunted wild animals like the antelope। तो कई सारे फ्रूट्स जो थे वो कलेक्ट किए, जैसे बेर, फिशेस को पकड़ी, एंड जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको भी हंट किया। वाइल्ड एनिमल्स जिसको हंट किया गया वो कौन सा था, एंटीलोप। तो फूड कहाँ से मिला, जो भी फार्मर्स ग्रो कर रहे थे फूड, कल्टीवेशन हो रहा था क्रॉप्स, उनसे फूड मिला, एंड वही फार्मर्स ने फूड सप्लाई किया क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स को। जो विलेजेस में लोग थे वो फार्मिंग कर रहे थे एंड सिटीज के लोगों को फूड सप्लाई कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। इसके अलावा हड़प्पन्स ने भी यही सेम प्रोसेस स्टार्ट की, और वाटर के लिए क्या था, क्योंकि हैवी रेनफॉल नहीं होती थी तो वहां पर इरिगेशन पर डिपेंडेंट रहते थे। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, उनके डिटेल हम देखते हैं। हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाता था। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है इसमें। तो अर्लियर टाइम पे ऐसा कैसा ट्रांसपोर्टेशन था, तो ये दिया हुआ इलस्ट्रेशन, वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ सील। सो ये क्या है, एक टॉय है और सेकेंड है क्या, सील। सो कैन यू सजेस्ट व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय हड़प्पन्स वर। तो इसको देख के क्या समझ आता है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, ये बुलक कार्ट्स होते थे या फिर सिंपली कार्ट्स, इनके आगे जो भी कैटल्स होते थे, बुफेलो, बुलक, वो लगा दिए जाते थे, या फिर ह्यूमंस इनको चलाते थे। Did you came across illustration of the wheeled vehicles in the earlier lessons? तो इसके पहले तक क्या हमें ऐसा कोई भी illustration मिला था जिससे हम समझ पाए कि मेहरगढ़ में जब विलेजेस का फॉर्म हुआ था तब भी इस टाइप के कुछ व्हीकल्स थे? नहीं। अभी यहाँ पर जो हड़प्पन्स आए उसी टाइम पे हमने देखा कि इस टाइप के व्हीकल्स हुआ करते थे अर्लियर टाइम पे। एंड यहाँ पर ये जो नेक्स्ट फिगर है वो टॉय प्लग है। जो ओरिजिनल प्लग्स थे वो वुडन के होने की वजह से नहीं रह पाए, बट ये टॉय प्लग्स जो है वो अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। क्लियर। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो हमें है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो हड़प्पन एट प्रेजेंट कहाँ पर है, गुजरात में टाउन्स है, तो उसके बारे में और डिटेल लुक हम देखते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बाइट, ऑल्सो स्पेल्ड बेट, इन द रन ऑफ कच्छ। सो ये जो सिटी है धोलावीरा की वो कहाँ पर लोकेटेड थी, खादिर बेट में, एंड इसको बेट भी स्पेल कर सकते हैं। ये कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में है। सो धोलावीरा कहाँ पर लोकेटेड है, खादिर बेट में, एंड वो कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। सो यहाँ पर फर्टाइल सॉइल भी थी एंड फ्रेश वाटर भी अवेलेबल था। अनलाइक सम ऑफ द हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स। सो जैसे कि हड़प्पन सिटीज में क्या था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, धोलावीरा जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। हड़प्पन सिटीज कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, स्मॉलर एंड हायर, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे था, एंड एक हो गया लार्जर एंड लोअर। पर धोलावीरा क्या थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कैसे डिवाइडेड थे ये 3 पार्ट्स में, हर एक पार्ट जो था वो मैसिव स्टोन वॉल्स से सराउंडेड था विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, एंड उसमें क्या थी, एक गेट के थ्रू एंट्रेंस थी। देयर वाज आल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, एंड इसके अलावा लार्ज ओपन एरिया था इन सेटलमेंट्स में जहां पर पब्लिक सेरेमनीज हो सकती थी। अदर finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। और इसके अलावा क्या मिला, कुछ लार्ज लेटर्स थे जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में थे, एंड ये स्क्रिप्ट्स में क्या किया था, इसको व्हाइट स्टोन पर क्रेव किया हुआ था, एंड फिर ये वुड में इनलेट थे। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। तो ये एक यूनिक फाइंड है। जनरली जो हड़प्पन राइटिंग होती है ना वो स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर पहले तक सील के फॉर्म में मिली थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े लार्जर लेटर्स भी मिले। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात, एंड ये लोथल जो कहाँ पर है अभी, साबरमती की ट्रिब्यूटरी। साबरमती कहाँ पर है, गुजरात में है, साबरमती रिवर है, एंड उसकी एक ट्रिब्यूटरी के बिसाइड्स लोथल है जो सिटी है। देन ये नियर बाय किसके है, गल्फ ऑफ खंभात के।
It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available, and ये ऐसा एरिया है जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स इजीली अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो कि रॉ मटेरियल के लिए जो प्रेजेंट है गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान है, वहां से ही स्टोन्स बुलवाए जाते थे। एंड यहाँ पर हमने देख भी लिया कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स वहाँ इजीली अवेलेबल थे, इसलिए तो वहां से सब लोग स्टोन बुलवा लेते होंगे, हड़प्पन्स जो थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, एंड मेटल। तो ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां से ऑब्जेक्ट्स बनाई जाती थी स्टोन, शेल या फिर मेटल से। देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और सिटी में एक स्टोर हाउस भी था जहां पर ये शेल, स्टोन, मेटल्स और इससे बने ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। तो इस स्टोर हाउस में क्या था, बहुत सारी सील्स थी, फिर उन सील्स से जो सीलिंग्स बनाई जाती थी, दैट मीन्स कि क्ले के ऊपर वो सील का जब इंप्रेशन लगा देते थे वो क्या बन जाता था, सीलिंग्स। तो ये स्टोर कहाँ पर थे, स्टोर हाउस में थे। देन अब ये जो फिगर है वो क्या है, डॉकयार्ड एट लोथल। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। तो डॉकयार्ड क्या होता है, ये लोथल का डॉकयार्ड है जहां पर सी एंड रिवर्स जो के लिंक के थ्रू बोट्स एंड शिप्स आते थे, एंड इस पर्टिकुलर एरिया में जो लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है वो होती थी, क्योंकि अब सी क्या है, बहुत बड़ा है, तो वहां पर किसी एक सी शोर पे शिप खड़ी होगी या बोट खड़ी होगी तो कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि वाटर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता था। इसीलिए क्या होता था कि एक स्मॉलर वाटर बॉडी में आते थे शिप एंड बोट, जिसको बोलते हैं डॉकयार्ड, एंड फिर वहां पर लोडिंग एंड अनलोडिंग होती थी गुड्स की, जो भी ट्रांसफर किया जाता था। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. So building जो थी वो भी वहां पर थी, and probably जो एक workshop होती थी ना beads बनाने की या फिर stone के pieces करने की, half-made जो beads थे या फिर जो टूल्स, बीड्स बनाने के जो टूल्स होते थे वो बनाने के लिए, या फिर फिनिश्ड बीड्स बनाने के लिए, तो ये सारी जो बिल्डिंग्स थी वो भी प्रेजेंट थी गुजरात में ही। सील्स एंड सीलिंग्स जो है, तो सील्स में हैव यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वाज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सील्स एंड सीलिंग्स का जनरली यूज कहाँ पर होता था, तो सील्स यूज होती थी स्टैम्प बैग और पैकेट्स में जिनमें की गुड्स होता था, एंड उसको सील करने के लिए, या फिर जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेज रहे ना तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाना होता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। तो जब बैग क्लोज कर देते थे एंड उसको टाई कर देते थे तो एक लेयर जो होती थी ना वेट क्ले की, वो उस नॉट के ऊपर अप्लाई की जाती थी, एंड देन फिर उसके ऊपर सील लगाते थे, तो सील का जो इंप्रेशन था वो आ जाता था। सो द इंप्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। सो फिर उस सील का जो इंप्रेशन आता था उसको ही सीलिंग बोलते हैं। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैज अराइव्ड सेफली। तो अगर सीलिंग इंटैक्ट थी दैट मीन्स की गुड जो है वो सेफली आया है, और अगर सीलिंग ब्रोकन हो गई है दैट मीन्स की गुड जो है इससे कम भी हो सकता है। जैसे अगर अभी भी आपका कोई पार्सल आता है या आप कुछ भी देखोगे तो उसमें क्या क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आपके बॉक्स का पैकिंग ओपन है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो हो सकता है कि यूज्ड हो या किसी ने चेंज कर दिया हो। तो सील्स अभी भी यूज होते हैं। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। तो सील्स का अभी भी यूज क्या है, एक तो बताने के लिए कि हाँ किसी ट्रेडमार्क शो करने के लिए, और इसके अलावा जो सीलिंग होती है ना वो क्यों यूज होती है, बॉक्स को पैक करने के लिए। एंड क्या शो कर रहे हैं कि किसी फूड ग्रेन्स के ऊपर अगर सीलिंग ब्रेक है तो मे बी पॉसिबल उस फूड ग्रेन से खाली हुआ होगा कुछ सामान, या फिर अननेसेसरीली किसी ने स्टील किया होगा। सो दैट इज द रीजन कि सीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन अब आता है टॉपिक द मिस्ट्री ऑफ द एंड। सो हमने ये जो स्टोरी स्टार्ट की थी हड़प्पन्स की, कि हड़प्पन्स एक जगह पे रहते थे, फिर वहां पर उस हड़प्पन सिटी को फाइंड आउट किया, वहां पर जो स्ट्रीट्स थे, ड्रेन्स थे एंड जो हाउसेस थे वो फाइंड आउट किए। उसके बाद आ गए कि वहां के लोगों की लाइफस्टाइल कैसा था, उन लोगों को रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा था। सो ये सारे आया, और फिर आ जाता है कि कैसे ये एंड हो जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब आ गया है क्या, स्टोरी का क्लाइमैक्स। So around 3900 years ago, we find the beginning of the major change. People stopped living in many of the cities. So 3900 years पहले क्या फाइंड आउट किया था, एक मेजर चेंज की स्टार्ट हुई थी। People stopped
लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज। तो काफी सारे जो लोग थे ना उन्होंने सिटीज में रहना बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। और फिर जो हड़प्पन की मेन चीजें थी, राइटिंग्स थे, सील्स थे, वेट्स, ये सब कुछ यूज के ही नहीं बचे थे। रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस से रॉ मटेरियल बुलवाया जा रहा था वो भी अब किसी काम का नहीं था। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट। तो मोहनजोदारो में भी क्या देखा कि जो गार्बेज था वो पाइल अप था, गार्बेज स्ट्रीट्स पे ही इकट्ठा होने लगा था, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन हो गया था, और फिर जो हाउसेज बने वो भी इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे जैसे कि हड़प्पन के टाइम पे थे। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? तो ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर। तो आर्कियोलॉजिस्ट इसे अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। दैट इज व्हाई वी आर आल्सो नॉट श्योर। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। बट कुछ स्कॉलर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि जो रिवर्स है वो ड्राई हो गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। तो रिवर्स ड्राई हो गए होंगे तो वाटर नहीं मिल रहा होगा, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा तो प्लांट्स नहीं मिल रहे होंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ होगा? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से नहीं, बट वो क्या रीजन सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती थी ना ब्रिक्स को बेक करने के लिए, या फिर जो कॉपर ओर्स होती थी उसमें स्मेल्टिंग करने के लिए कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना होता था और से। सो इसीलिए क्या था, ट्रीज को कट कर दिया फॉर यूजिंग इट्स फ्यूल। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और इतने सारे जो कैटल्स थे, शीप एंड गोट थे, सो इतना लार्ज हर्ड्स होने की वजह से ग्रेजिंग भी बहुत ज्यादा हुई होगी, तो जो ग्रीन कवर ऑफ ग्रासेस था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। कुछ एरियाज में क्या हुए, फ्लड्स आए तो उससे सारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गई। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। बट ये रीजन सही होने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि जो सारी सिटीज हैं उसका एंड होने का रीजन यही है। Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas। तो अगर फ्लड आए या फिर रिवर ड्राई हुई तो या फिर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो कुछ ही एरियाज में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस रीजन की वजह से सिटीज जो है वो एंड हुई है, या फिर वहां पर जो लोग थे उनकी लाइवलीहुड खत्म हुई हो। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। सो ये भी देखने को मिलता है कि जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल ही नहीं रह गया था फिर अपने और किंगडम पे। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। सो कुछ कुछ केसेस में जो चेंजेस के इफेक्ट हैं वो थोड़े से क्लियर हैं। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडन। तो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान की साइट्स थी ना, सिंध एंड वेस्ट पंजाब, वो कम्प्लीटली अबैंडन हो गई हैं। पंजाब while many people moved into newer smaller settlements to the east and south। और फिर काफी सारे लोगों ने क्या किया, स्मॉलर एंड न्यू लोकेशंस पर ट्रैवल करके पहुंच गए और वहां पर जाके सेटल हो गए। कहां पर? साउथ एंड ईस्ट में। New cities emerged about 1400 years later। You will read about them in chapter 5 and 8। और फिर न्यूअर सिटीज जो emerge हुई वो कहाँ पर आई? 1400 years पहले और बाद में, मतलब यहाँ पर जो 3900 years पहले की बात चल रही है जब ये मेजर चेंज आना स्टार्ट हुआ। इस 3900 years के बाद के 1400 years के बाद जो न्यू सिटीज थी वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, जो कि हम चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे। सो इसके साथ ही जो मिस्ट्री है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड की, या फिर जो डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो होता है। रीजंस प्रोबेबली क्या है? क्लॉग्ड ड्रेन्स, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, लैक ऑफ ग्रीन कवर। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक एंड पे आई। सो यहाँ पर ये चैप्टर की रीडिंग जो है वो एंड होती है। अब आते हैं हम कहाँ पर? क्वेश्चन आंसर्स पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, लेट्स रिकॉल में, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो क्लॉथ हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होता था, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लॉथ का पता चला क्योंकि जो क्लॉथ के एक्चुअल पीसेस थे ना वो सिल्वर बेस के लिड पे या फिर जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स थी उन पे मिले। कहाँ पर मिले? मोहनजोदारो में। एंड उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो स्पिंडल रोल्स होते थे वो टेराकोटा या फिर फायरेंस की बने हुए
ऑब्जेक्ट्स पे स्पिन थ्रेड था, तो ये स्पिंडल रोल्स भी मिले। दैट क्लियरली शोज कि क्लॉथ जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में। देन मैच द कॉलम है कॉपर। सो कॉपर क्या आएगा, राजस्थान, क्योंकि कॉपर कहाँ से बुलवाया जा रहा था, राजस्थान से। देन गोल्ड, इट वॉज बॉट फ्रॉम द कर्नाटका, तो गोल्ड के आगे आ जाएगा कर्नाटका। टिन कहाँ से बुलवा रहे थे, अफगानिस्तान, एंड ये क्या है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे राजस्थान, प्रेजेंट डे कर्नाटका। अर्लियर टाइम पे सब हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट थे कुछ, या फिर कुछ और दूसरे सिविलाइजेशंस के पार्ट थे। देन प्रीशियस स्टोन कहाँ से बुलवा रहे थे, गुजरात से बुलवा रहे थे। ये हो गया सिंपल सा मैचिंग से, जो कि हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का पैराग्राफ जो था वहां पर देखे। Then next why were metals, writings, the wheels and the plug important for हड़प्पन्स। तो ये जो metals हैं, writings हैं, wheels and plugs क्यों important थे हड़प्पन्स के लिए? metals क्यों था? टूल्स बनाने के लिए, weapons, ornaments and vessels बनाने के लिए। Then writings क्यों important थी? रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। wheels का रिक्वायरमेंट क्यों थी या क्या इंपॉर्टेंस थी? यूजिंग इट एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड देन प्लग की रिक्वायरमेंट क्यों थी? क्योंकि उसकी हेल्प से फार्मिंग की जा पा रही थी। तो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस था, दैट इज वाई ये चीजें यूज हो रही थी। अब आते हैं थोड़े से डिटेल्ड आंसर। इसमें भी फर्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है सॉरी, है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन, विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट। सो टेराकोटा टॉयज जो इस लेसन में है वो क्या हो गया, एक एनिमल फिगर्स हैं, व्हील्ड व्हीकल है एंड टॉय प्लग है। ये जो हमने यहाँ पर फिगर्स में देखे ना, ये देखो आप, ये हो गया टॉय व्हील्ड व्हीकल हो गया, देन ये टॉय प्लग, एंड हियर इट इज द एनिमल फिगर्स। तो चिल्ड्रन सबसे ज्यादा किससे एंजॉय करते होंगे, ये व्हील्ड व्हीकल से, क्योंकि इसको मूव करने में कोई भी चिल्ड्रन, अभी भी देखो अगर आप कार्स चलाना बहुत इंजॉयबल होता है, सो दैट इज वाई उस टाइम पे भी क्या था, जो व्हील्ड व्हीकल्स थे वो चलाना इंजॉयबल था। देन नेक्स्ट में बताना है हमें मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग यू ईट टुडे। तो हड़प्पन्स क्या क्या चीजें खाते थे एंड उनमें से टिक लगाना है हमें कि हम जो अभी भी एज अ फूड यूज करते हैं। तो हड़प्पन्स क्या ईट खा रहे थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, मस्टर्ड, पीज, लिंसीड एक्सेट्रा। एंड ये सारी ही चीजें इवन प्रेजेंट डे फूड फॉर्म में यूज होती हैं। कुछ जो है वो डायरेक्टली यूज होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली यूज होते हैं, कुछ ऑयल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। सो ऑल द फूड grains or substances that were used in the Harappans are used till now. Then next आता है, do you think that the life of farmers and herders who supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders who you read about in chapter 2? Give reason for your answer. तो क्या आपको लगता है कि जो फार्मर की लाइफ है एंड हर्डर की लाइफ है, जो भी सप्लाई कर रहे थे फूड को हड़प्पन सिटीज में, वो फार्मर एंड हर्डर जो हमने चैप्टर 2 में रीड किया उससे कुछ डिफरेंट है एंड इसका रीजन बताना है। तो जो फार्मर एंड हर्डर की लाइफ थी हड़प्पन सिटीज में वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा में जो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे ना, वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन कर रहे थे थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड वे में, एंड इसके अलावा वो अपना जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स था उसको सेल भी कर रहे थे। उसको सेल करने से क्या हो रहा था, दूसरों की डिमांड भी फुलफिल हो रही थी और उसको उसके रिटर्न में कुछ प्रेशियस स्टोन, मेटल्स या फिर रिटर्न में कुछ और चीज मिल रही थी। बट जो हमने सेकेंड चैप्टर में फार्मर्स देखे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने ही यूज के लिए फूड सब्सटेंसेस जो थे वो ग्रो कर रहे थे, फूड ग्रेन्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे। क्लियर हुआ? सो यही बस एक डिफरेंस है हड़प्पन में जो फार्मर एंड हर्डर्स थे एंड चैप्टर 2 में जो हमने मेहरगढ़ में फार्मर्स एंड हर्डर्स देखे, उनमें ये डिफरेंस हुआ। तो ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर एंड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटीज है जो आपको परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैं इन्हें सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये लेट्स डू में 7th है, डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी और विलेज, आर दे लोकेटेड इन अ स्पेशल पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, एग्जाम्पल द सेंटर, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इन दीज बिल्डिंग्स। तो आपको अपने सिटी या विलेज और टाउन में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अगर हैं वो फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि वो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो सिटी के किस पार्ट में, स्पेशल किसी पार्ट में लोकेटेड है, दैट मीन्स कि सेंटर में लोकेटेड है क्या, या फिर कोई और स्पेशल पार्ट है सिटी का जिसके सराउंडिंग्स में एंशिएंट इंपॉर्टेंस की कोई चीज है। और इसके अलावा ऐसे जो बिल्डिंग्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, वहां पर कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी है
Are there any old buildings in your locality? Find out how old they are and who looks after them. और इसके अलावा important buildings तो find out करना है, साथ साथ old buildings जो है आपकी locality में वो भी find out करना है, and वो कितने old हैं, कितने years पुराने हैं, and इसके अलावा क्या उसकी take care कौन करता है. So ये activity हो गई. and chapter end होने से पहले हम यहाँ पर जो कुछ important dates chapter में आए थे वो भी देख लेते हैं. तो है कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ कब स्टार्ट हुआ? अबाउट 7000 ईयर्स अगो. देन बिगनिंग ऑफ सिटीज बनना कब स्टार्ट हुए थे? 4700 ईयर्स अगो. बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दी सिटीज, तो ये जो सिटीज थी वो एंड होना कब स्टार्ट हुए? 3900 ईयर्स पहले. एंड जो अदर सिटीज हैं उनका इमरजेंस कब स्टार्ट हुआ? 2500 ईयर्स पहले. सो ये जो हर एक चैप्टर के बाद आपने देखा होगा, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस भी देखे हैं और अगर आपने बुक में देखा हुआ है, सो हर चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. सो ये डेट्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो सो हिस्ट्री में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन होना अच्छा होता है. दैट इज वाई ये डेट्स को भी आप जरूर लर्न करें. या तो आप क्या कर सकते हो कि सारे जितने भी चैप्टर के बाद के डेट्स आते हैं ना उनको एक ही कॉपी में साथ साथ लिखते जाओ, तो लर्न करना भी बेटर हो जाएगा. एंड सेम ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किए, तो इसको अब आप अपने आप से लिखने का ट्राई करो, कहीं से कॉपी करने का ट्राई मत करना. आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखना. क्लियर है? चैप्टर जो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ एंड किया, आई होप आपको समझ आया होगा. बट फिर भी अगर कोई डाउट होता है सो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान से आप चैप्टर को पढ़ना है एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखना है. और डाउट्स कहाँ पूछना है? कमेंट सेक्शन में. क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टडी प्रॉपरली.